सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की मंजूरी दे दी है। आर्टिकल 63A के हवाले से केस की समाअत जारी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 63A की समाअत के बाद मंजूर कर लिया गया है उसको। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की गुज़िश्ता रोज़ समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया था। हुक्मनामे के मुताबिक नज़रसानी की दरख्वास्त 3 रोज़ ज़ायदुल मियाद थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल फारूक और एच नाइक और जनरल ने ज़ायदुल मियाद होने की मुखालफत नहीं की थी। अली ज़फ़र की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त ज़ायदुल मियाद होने पर मुखालफत की गई थी। ये वाज़ेह है कि फ़ैसले की वजूहात के बगैर नज़रसानी नहीं मांगी जा सकती थी, जिसके बाद अब फ़ैसला मंजूर कर लिया गया है। आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर करके निपटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 63A की समाअत हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस में नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A केस की समाअत में नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हैदर, उनसे जानेंगे। जी सज्जाद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 63A में नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत की। आज इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इस केस का बायकाट किया गया, जिसके बाद अदालत ने जो तहरीक इंसाफ के वकील थे अली जफर, उनको अदालती मुआवन बना दिया और उसके बाद उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। ताहम दोनों जानों के फ्रीकैन की जानिब से दलाइल किए गए। इससे कबल शहजाद शौकत, जो कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अली जफर, उन्होंने अदालती मुआवन के तौर पर अपने दलाइल दिए। ताहम अदालत की जानिब से आज दोनों फ्रीकैन के जवाब सुनने के बाद जो 63A का जो फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया है और ये 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर आज फैसला किया। जी ये बताइएगा सज्जाद के आज क्या दलाइल पेश हुए थे और उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखो, इब्तदाई तौर पर बेंच पर एतराज सामने आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उनका कहना था कि जो इस केस में एक ऑर्थर जज है जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस केस में नहीं बैठे, जिस पर अदालत का ये कहना था कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो खुद नहीं बैठना चाह रहे थे। इसके बाद जो बेंच की तश्कील है, इस हवाले से भी एतराज़ात सामने आए, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये जो फैसला था ये सदारती जो ऑर्डिनेंस आया था तो उस पर राय दी गई थी, ना तो कोई फैसला था। हम इसको हम अदालती नज़ीर के तौर पर साबित पेश नहीं कर सकते। इसके बाद अदालत ने जो दलाइल है वो सुने और सुनने के बाद जो अदालती जो फैसला था इससे कबल वाला, उसको कलअदम करार दे दिया है। सज्जाद, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि इस तरह तो ये समझा जाएगा कि 63A को अगर कलअदम करार दे दिया गया है तो कोई भी रुकने पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग कर सकता है और अपनी पार्टी के जो मंशूर से अगेंस्ट जाकर वोट भी दे सकता है। तो इस जो मौजूदा कानून साजी जो होने जा रही है आईनी तरमीम 26वीं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ सकता है इस फैसले के बाद। जी देखें, इसमें कुछ कानूनी हुक्म थे। उस वक्त जो फैसला दिया गया था उसमें यह करार किया गया था कि जो कोई भी रुकन अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा ना तो वो वोट शुमार होगा और उसके साथ साथ उसको नाअहली की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। जिस पर यह एतराज सामने आया था कि अगर रुकन का जब तक जो वोट होगा वो काउंट
नहीं किया जाएगा तो उसका सजा कैसे दी जा सकेगी, क्योंकि अगर एक जुर्म अभी हुआ ही नहीं है, उस जुर्म की सजा कैसे दी जा सकती है, ये मेन दलाइल हमारे सामने आए थे। लेकिन अभी भी ये जो तमाम चीजें हैं ये अभी खुल के आएंगी, क्योंकि तफसीली फैसला आएगा, उसमें यकीनन अदालत बहुत चीजें जो है वो वाजिया करेगी, उसके बाद ही इस पर कोई चीजें हम कह सकें। अच्छा सज्जाद, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे, उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार बेंच के ऊपर एतराज़ भी उठाया गया, अली जफ़र भी इस बारे में बात कर रहे थे, तो PTI के जो रहनुमा हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है? जी देखिए, वो तो पहले दिन से ही बेंच की तश्कील पर एतराज कर रहे थे, बल्कि जो PTI के जो इंसाफ लायक कौम के वकला हैं उन्होंने कल भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया था, और एक वकील उनके हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर भी कोर्ट रूम के अंदर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। हम उन्हें अदालत में बाहर निकाल दिया था और उनका कहना था कि अदालत का कि हम जो भी फैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। हमने अदालत ने जो भी फैसला दिया था वो सदारती राय पर दिया था, ना कि कोई फैसला जारी किया था। और अभी जो तहरीक इंसाफ के वकला है उनका ये कहना था कि जो भी अदालती राय दी गई है उसको एज इट इज रहने दिया जाए, और जो बेंच है इसकी तश्कील का जो मामला है इसको पहले क्लियर करके दोबारा इस केस को सुना जाए। जी ठीक है सज्जाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को इंतहाई अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी केस का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नज़रसानी अपील का फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह के केस पर जस्टिस मज़हर आलम का इख्तलाफी नोट 30 जुलाई को आया, जबकि बेंच की अक्सरियत ने तफसीली फैसला 14 अक्टूबर को जारी किया। जस्टिस मज़हर आलम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, जबकि PTI के वकील अली जफ़र ने कहा कि बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा आपने पहले दिन कोई और एतराज़ उठाया, आज एक एतराज़ उठाया कि आप सीनियर वकील हैं कि आगे केस को बढ़ाएंगे। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा एक मुजव्वज़ा आइनी पैकेज का आर्टिकल 63A से मुतालिक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर शुरू करना है तो फिर यहाँ से शुरू करें कि आर्टिकल 63A का रेफरेंस कैसे और किन हालात में आया, और ये भी बताएं कि फिर उस वक्त नीयत क्या थी। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर कानून है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब ने। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने 5 न्यूज़ को वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि किस तरह से अब आप देख रहे हैं आर्टिकल 63A के जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट के मौजूदा जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनता है तो शायद एक कानूनदान से पहले या लीगल एक्सपर्ट से पहले अवाम ये ओपिनियन दे देती है कि इस केस के अंदर क्या फैसला आएगा। जिस तरह हमने माजी में साकिब निसार की अदालत के फैसले देखे, जस्टिस खोसा की अदालत के थ्रू मरता बंदियारो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी ये बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर रिफ्यूज कर गए कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत ये बेंच बनाया जो कि कानूनी तौर पर ही इसकी फॉर्मेशन गलत है, लिहाजा मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो उसके बाद जब वो 4 जजेस थे या एक जज फर्दर इंक्लूड करना था, इससे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस बेंच की फॉर्मेशन का शायद बिलखसूस मकसद ही ये था कि 63A का जो 2 साल पहले सदारती रेफरेंस का फैसला आया था उसको शायद ये बेंच उड़ा दे, स्ट्राइक डाउन या डिस्पेल कर दे। हम नजरसानी जब कोई भी केस नजरसानी के लिए फिक्स किया जाता है या बेंच बनता है तो हम यही एंटिसिपेट एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिव्यू का दायरा कार है वो बहुत ज्यादा नैरो लाइन है एज कम्पेयर टू अपील, और उसमें शायद बहुत सारी चीजें रिवर्स नहीं होती। लेकिन ये शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल जुडिशियल हिस्ट्री में उन चंद एक रिव्यू पिटिशंस में से होगा कि जिसका फैसला ऑल टुगेदर जो है वो रिवर्स कर दिया, स्ट्राइक डाउन या डिस्पेल कर दिया या कालअदम करार दे दिया, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, कमिंग टूवर्ड द मेन काज के जो 63A था वो 63A का ऑब्जेक्टिव आइन के अंदर क्या था, 2 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया था जिसको ऑर्थर किया था जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं बने, उसमें क्या किया गया था कि 63A ये कहता है कि ये आइन के अंदर इसको क्यों प्लेस किया गया कि ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। जो लोग जमीन की मंडियां लगाते हैं, जमीन बेचते हैं, ईमान बेचते हैं, यकीन बेचते हैं, अपनी पार्टी की वफादारी बेचते हैं, और बिलखसूस जिस पार्टी के कैंडिडेट होने की बजाय जिस पार्टी से वो मैंडेट लेकर आते हैं अवाम का वोटों की सूरत में, जब उसको किसी दूसरी पार्टी की में जाकर वो बेचते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये
आइन की जो वो प्रविजन है, जिसको फ्लोर क्रॉसिंग को बैन करती है, फ्लोर क्रॉसिंग को बैन करती है, जो कि वफादारी बेचने को बैन करती है, कि उसकी रोकथाम के लिए आइन के अंदर 63 ए रखा गया था। लेकिन जो हमारी वो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने जो फैसला किया था वो बड़ा एक खूबसूरत फैसला था। मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ उस चीज के अंदर कोई हैरानगी या चंबा नहीं नजर आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो शख्स भी अपनी पार्टी की वफादारी को बेचेगा या उसको आगे किसी पार्टी की पॉलिसी के निराव करते किसी दूसरे को बंदे को वोट देगा, उसका वोट को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। मीनिंग देयर बाय के 63 का भी ऑब्जेक्टिव यही था कि आप फ्लोर क्रॉस ना करें, अपनी पार्टी की वफादारी जो है वो ना बेचे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसने मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया कि आज के बाद अब कोई भी शख्स जो अपना वोट बेचेगा या किसी दूसरी पार्टी को वोट देगा ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, उसका वोट ही तस्लीम नहीं किया जाएगा, उसका वोट ही नहीं गिना जाएगा। और एट द सेम टाइम ही सीज टू बी द मेंबर ऑफ मजलिस-ए-शुरा पार्लियामेंट, वो डिस्क्वालीफाई भी होगा। इट मींस के सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे जो वफादारी बदलने का, लोटा क्रेसी का, फ्लोर क्रॉसिंग का, जमीन बेचना, ईमान बेचना, यकीन बेचना, मैंडेट बेचना, इस चीज पे पाबंदी आयद कर दी, जो कि आयन की अक्सर मंशा थी या इंटेंट थी। अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अब फिर दोबारा से जो है उस फैसले को कालअदम करार दे दिया। अब आप फिर देखेंगे कि सेनेट में बोरियां लगेंगी, बोरियों के मुंह खोल दिए जाएंगे, मिल नोट वहां मेरा मूड बने, वो फिर दोबारा शायद जीत जो है वो हमारी पार्लियामेंट में आपको लगते हुए नजर आए। और शायद जिस शख्स के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी या सादा अक्सरियत नहीं होगी, वो भी अपने जो हरीफ हैं या जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं उन लोगों के भी जो वोट खरीदने की कोशिश करेगा। और ये पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 50 से 60 साल की जो हिस्ट्री है उसका हिस्सा रहा है, खास तौर पे 1973 के आयन के बाद जो है। और ये जो 63 ए रखा गया था जब 8वीं तरमीम के थ्रू ये इंसर्ट किया गया था, इसका पर्पस ही ये था कि इन चीज़ों को रोका जा सके। और वकास साहब ये भी बताइएगा कि आप इस फैसले की टाइमिंग को कितना हम समझ रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत एक कोशिश कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया जा सके पार्लियामेंट से, और 2/3 अक्सरियत भी हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, तो कितना अहम इस फैसले की टाइमिंग है? और कहा यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते में ये आईनी तरमीम पेश भी की जा सकती है पार्लियामेंट में। देखिए, ये सारी चीजें इसलिए की गई इतनी उजलत के अंदर, चूंकि जो मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस हैं ये 25 अक्टूबर को जो है इनकी जो ओहदे की म्याद है वो खत्म होने वाली है, और मकसूद अली शाह जो है ये गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो तस्दीक देनी है 3 साल की, या जो हुकूमत ये फैसला करेगी कि सीनियर 3 जजेस में से नेक्स्ट चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट करेगा, और हुकूमत अपनी मर्जी के जज को लगा सकेगी और शायद जुडिशल सिस्टम को पोलिटिसाइज किया जाएगा, वो तब तक प्रपोज अमेंडमेंट जो है वो अप्रूव नहीं हो सकती थी जब तक 2/3 मेजोरिटी ना होती। तो 2/3 मेजोरिटी तो थी नहीं। अब 2/3 मेजोरिटी गेन करने का यही तरीकाकार था कि जो पीटीआई के लोग हैं या दीगर जमातों के लोग हैं उनके साथ जो है यही जमीरों की बंदरबांट का सिलसिला शुरू किया जाए, या उनको कोई अट्रैक्शन दी जाए, टेम्पटेशन दी जाए, या उनको किसी तरीके से कंपेल किया जाए कि वो इस आईनी तरमीम का हिस्सा बने और ये जो चीजें ये चाहते हैं वो हो सके। और वो उस सूरत में किसी तौर पे भी जो है वो काबिल कबूल नहीं थी, चूंकि जो भी शख्स जो है वो पीटीआई से किसी भी दूसरी जमात का इनको वोट देता तो वो वोट जो है वो कबूल न होता। लेकिन अब ये जो है वो पॉसिबिलिटी मौजूद है। और वकास साहब ये भी कहिएगा कि जिस तरह हमने मासी में भी देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग का एक लफ्ज़ दिया जाता है उन अरकान को जो दूसरी अपनी पार्टी के इख्तिलाफ करके दूसरी जमातों के हक में वोट दे देते हैं, तो किस तरह से अब आप समझते हैं कि एक तहफ़्फ़ुज़ उन लोगों को मिल जाएगा इस फैसले के बाद? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अहम तरीन ख़बर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़र-ए-सानी केस की समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नज़र-ए-सानी अपील का फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह के केस पर जस्टिस मज़हर आलम का इख्तिलाफी नोट 30 जुलाई को आया, जबकि बेंच की अक्सरियत ने तफसीली फ़ैसला 14 अक्टूबर को जारी किया था। जस्टिस मज़हर आलम को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास था, जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि आपने पहले दिन कोई और एतराज़ उठाया था, आज एक एतराज़ उठाया गया, आप सीनियर वकील हैं, केस को आगे बढ़ाएं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि एक मुजव्वज़ा आईनी पैकेज का आर्टिकल 63A से ताल्लुक़ है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर शुरू करना है तो फिर यहाँ से शुरू करें कि आर्टिकल 63A का रेफरेंस कैसे और किन हालात में आया। चीफ जस्टिस ने कहा
कि ऐसी सियासी बातें ना करें कि जिसके सबब अखबारों में सुर्खियां लग जाएं। अली ज़फ़र ने कहा कि अखबारात में कहा गया कि 25 अक्टूबर तक तरमीम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा हम ये मामला रिकॉर्ड पर ही लाएंगे। अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि हुकूमती सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि आइनी तरमीम लेकर आएँ। चीफ जस्टिस ने पूछा कि बताएं आइन में ख्वाहिश का जिक्र कहाँ है। अली ज़फ़र ने कहा कि PTI अदालती कार्रवाई से अलग होना चाहती है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि यह अफसोसनाक है, हम आपको सुनना चाहते हैं, क्या आप बतौर अदालती मुआविन मुआवनत करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट बार को अली ज़फ़र को अदालती मुआविन मुकर्रर करने पर एतराज़ है? उस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस पर अदालत ने अली ज़फ़र को अदालती मुआविन मुकर्रर किया, जिसके बाद ये समाअत चलती रही और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरफ हुआ है? पार्टी सरबराह का इख्तियार है कि वो किसी को मुनहरफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। सजाद नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। सजाद, बताइएगा किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? जिस तरह से मैं वकास अब्रेज से भी ये जानना चाह रहा था, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई कि फ्लोर क्रॉसिंग को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा हॉर्स ट्रेडर्स को। जिस तरह से हमने माजी में भी देखा, पंजाब की हुकूमत बनी, हमजा शहबाज वज़ीर आला बने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वो हुकूमत ख़त्म हुई। आप क्या समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? जी देखें, बिल्कुल जब पंजाब हुकूमत बनी थी ये उसी वक्त ये मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में आया था और उसी वक्त ये राय दी गई थी। ताहम इसके साथ कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को मेरे ख्याल में उस वक्त फॉलो नहीं किया जाता। उस वक्त ये फैसला दिया जाता कि अगर कोई रुकन वोट डाले तो ना तो उसका वोट गिना जाएगा और ना ही उसके साथ साथ नाअहल भी कर दिया जाएगा। जबकि अदालत ने ये करार किया था, अब जो दलाइल सामने आए उसमें कहा कि अगर या तो उसका वोट डालने के बाद नाअहली हो तो वो बात समझ आती है, लेकिन दूसरी सूरत में ना वो नाअहली तस्वर की जा सकती है और ना ही वोट, ये बात समझ नहीं आई। जबकि अदालत की जाने से ये भी कहा गया कि ये कैसे हो सकता है कि एक जो पार्टी है वो तमाम अरकान को अपनी जानिब से एक ऑर्डर जारी कर दे और तमाम अरकान उसको फॉलो करें। ये एक पार्टी सरबराह की जानिब से हो सकता है या पार्लिमानी लीडर से। ये भी हमारे सामने एक आई, क्योंकि उस वक्त एक पार्लिमानी लीडर की जानिब से कुछ और राय आ रही थी और पार्टी सरबराह की जानिब से कुछ और राय आ रही थी। ताहम जो अदालती राय पर उस वक्त फैसला हुआ था, उसके खिलाफ जो अपीलें थी वो अपीलें आई, उसमें जो सुकम था अदालत ने वो दूर करने की कोशिश की और जो राय में जो चीजें दी गई थी उनको कलअदम करार किया। और अदालत ने साथ साथ ये भी कहा कि जो बरतानिया जो कि जमहूरियत की माँ है, वहां पर किसी को भी किसी भी जानिब से दूसरी पार्टी को या दूसरे फरीक को किसी के अपने हक में या मुखालिफ में भी वोट देने की आजादी है। उसकी वहां की अदालत ने या वहां की हुकूमत ने इस चीज को लीगल करार किया हुआ है और कहा कि यहाँ से ही हमें जमहूरियत की, हम बरतानिया की जो हुकूमत है उसको जमहूरियत कहते हैं और बरतानिया को जमहूरियत की माँ कहा जाता है। अगर उस चीज को देखें तो हमारे सामने ये दलाइल है। जबकि पापा न्यू गिनी की मिसाल दी गई और कनाडा और दीगर ममालिक के लिए मिसाल दी गई, वहां पर जो मुखालिफ फरीक को वोट देने पर नाअहली तस्वर की जाती है। ताहम आज अदालत ने जो राय थी पिछली उसको कलअदम करार देते हुए दोबारा आज अपना जो फैसला दिया है उसमें इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया और जो पुरानी राय दी गई थी उसको कलअदम करार दे दिया है। और सज्जाद, ये भी बताइएगा कि आप पूरी तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहे थे, वो क्या नुकात थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये फैसला सुनाया है और आर्टिकल 63A का जो पुराना फैसला था जो जारी किया गया था उसको कलअदम करार दिया है? हमारे नाजरीन को समझाइएगा। जी देखें, पहला जो फैसला हम उसको फैसला नहीं कहेंगे, वो एक अदालती राय थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाबंद होती है सदारती राय पर अपना फैसला देने की। उस वक्त सदारती राय के ऊपर अदालत ने अपनी राय दी थी और जो राय ये दी गई थी कि अगर किसी रुकन का वोट काउंट नहीं होगा तो वो कैसे नाअहल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी रुकन का जब तक वोट काउंट होने के बाद, जुर्म होने के बाद उस पर सजा दी जा सकती है, अगर किसी का जुर्म ही तस्वर नहीं किया जा सकता तो उस पर सजा भी नहीं दी जा सकती। ये आज अदालत ने ये बात क्लियर की है। अगर कोई भी पार्टी का रुकन अपनी पार्टी सरबराह के खिलाफ वोट, पार्टी सरबराह की मर्जी के खिलाफ वोट देगा, उस पर नाअहली उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। और जब पहले दी गई थी तो उसके अंदर एक बात और भी क्लियर करने की कोशिश की गई है
कि क्या ये फैसला जो होगा वो पार्लिमानी लीडर का होगा या पार्टी सरबराह का। इस हवाले से अभी जो तफसीली फैसला आएगा उसमें ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ताहम जब पहले ये फैसला किया गया था उसमें जो राय को मुकद्दम जाना गया था वो पार्लिमानी लीडर की राय को मुकद्दम जाना गया था, ना कि पार्टी सरबराह की। जी अच्छा सजाद, ये भी बताइएगा कि अब इस फैसले का क्या असर होगा। हुकूमत की बड़ी कामयाबी इस फैसले को कहा जा सकता है, क्योंकि हुकूमत कोशिश कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर किया जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत भी मौजूद नहीं है। आपके पास क्या खबरें हैं? कौन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपोजिशन के रहनुमा हैं जो इस वक्त हुकूमत की मदद कर सकते हैं? जी देखें, अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी डिक्लेरेशन है उसमें अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 39 वो ऐसे लोग हैं जो कि अभी दूसरी एक जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके रुकन है, क्योंकि जो डिक्लेरेशन जमा कराई गई थी उसका अभी मामला चल रहा है। जबकि अदालती फैसला ये आ गया है कि तमाम जो अरकान है उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जारी किया जाए लेटर। लेकिन अभी जहां पर एक और भी मामला है कि जो अयाज सादिक है उनकी जानिब से एक लिस्ट जारी की गई। अच्छा सजाद, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे राजा खालिद महमूद, उन्होंने उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय इस हवाले से। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने 5 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा आप किस तरह से देख रहे हैं इस अहम फैसले को कि 63A का जो नजरसानी केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है, क्या कहेंगे सर? जी देखें, मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, इसलिए कि एक तो कोर्ट ने अपनी राह मुतय्यन की जी कि सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट्स का काम आइन को अमेंड करना नहीं होता या उसे रीराइट नहीं करना होता या तो उसमें कोई ऐसी चीज दाखिल नहीं की जा सकती अपनी तरफ से जो आइन के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। एक तो आप उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन, अपना डोमेन वो मुतय्यन किया। दूसरा जो बालादस्ती एंड रिस्पेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग वो सामने आई। और फिर जो क्या कहते हैं इसे कि ये इसका जो दूसरा पहलू था, सॉरी मैं जरा सा डाइवर्ट हो गया, कि देखें कोर्ट्स का काम हमेशा आइन की तशरीह करना है, ताबीर करना है और उसी के अंदर रह के फैसला करना होता है। इसके जरिए 63 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का उसे अमेंड किया गया था और उसके साथ ही जो आर्टिकल 95 है अपने एतमाद का वो गैर मौसर हो गया था। तो ये कोर्ट्स इस तरह से कतल नहीं कर सकती। अगर ये फैसला रह जाता तो फिर हर आने वाली अदालत या हर बेंच उसके लिए एक नजीर बन जाती कि वो आइन की किसी भी क्लास को, किसी भी आर्टिकल को अमेंड करते हुए, उसमें तरमीम करते हुए अपनी मर्जी का फैसला दे सकते थे। कानून के अंदर और आइन के अंदर ही रह के कोर्ट्स को फैसले करना होते हैं, ना कि उसके बयान जाके। तो आज का फैसला बिल्कुल मुतवक्के था और जो जिस फैसले पे रिव्यू हुई वो गैर मुतवक्के था। तो जो पिटीशन है रिव्यू की, इट इज राइटली अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और कंसेंसस है 5 के 5 जजेस का, ये मजीद खुशाइंद बात है। और सर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि जो माजी में जो फैसला दिया गया था आर्टिकल 63A के हवाले से वो आइन से मुतसादिम था, वो आइन के मुताबिक नहीं था। जी कतन नहीं था, बल्कि देखें ना उसमें जब आप कहते हैं कि मुनर्रिफ अराकीन के वोट्स काउंट नहीं कर सकते, कहां से आप ये इख्तरा लेके आए? आपने वो चीज डाली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप उनके वोट डालेंगे, साथ सजा मुतय्यन करता है, उसकी सजा फिक्स करता है कि उसका जो पेनल कॉन्सिक्वेंसीज है वो ये है कि आपको डिसीट होना पड़ेगा, आप सीट खाली हो जाएगी आपकी। तो ये पूरी दुनिया में इस तरह से होता है, पाकिस्तान में बिल्कुल नई बात थी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुतसादम, उससे मुतसाद और उसके मुजाहिर एक फैसला दिया कि जी आप मुनर्रिफ अराकीन के वोट्स काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते, बंदा डिसीट हो जाएगा, लेकिन वोट उसका काउंट नहीं होगा तो वो किन नस्लों का उसे स्वाब मिलेगा या वो ऐसा गुनाह बेलज्जत करेगा क्यों? और फिर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये नहीं थी, ये आर्टिकल पहले प्रोवाइडेड नहीं था। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1985 में ये 8वीं तरमीम के जरिए इसे लेके आए थे और ये हर कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए ताकि वो पार्टी जिसने प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया उसे पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट करवाया तो उससे भी अगर जान छुड़ानी पड़े, वो रिजाइन ना कर रहा हो
तो आप उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला के, मोशन ला के उससे खलासी हासिल कर सकें। तो और पूरी दुनिया में इस तरह से होता है, जहां जहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है, ये प्रैक्टिस है वहां पे। और खालिद साहब ये भी कहिएगा कि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक और भी राय इस फैसले के ऊपर सामने आ रही है, वो ये कि इस फैसले के बाद से फ्लोर क्रॉसिंग को और हॉर्स ट्रेडिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा उन लोगों को जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं। तो सर इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोकने के लिए ये आर्टिकल 63A इंट्रोड्यूस करवाया गया था 90s में, इसलिए कि उस वक्त यानी वो छांगा मांगा और बाकी जो आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पे मामलात हो रहे थे, यानी मेंबर्स बिल्कुल बल्क में बिक रहे थे, उनका रास्ता रोकने के लिए ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ये है कि उस वक्त ये था कि एक बंदा अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ से जाके मिनिस्टर बन जाता था। अगर कोई अब ऐसा करेगा तो वो अपनी सीट से आप दो बैठेगा और फिर उसे पब्लिक में जाना पड़ेगा। तो अगर वो पार्टी उसे टिकट देती है तो उसकी मर्जी, अगर नहीं देती तो उस पार्टी को जिसको उसने वोट दिया था तो शायद वो उसकी तरफ से इलेक्ट हो। ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं, यानी वो बंदा आउट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, ही विल क्विट द पार्लियामेंट, यानी उसे पार्लियामेंट से निकलना होगा। फ्लोर क्रॉसिंग तो ये है कि आपकी होता ये था कि आपकी पार्टी अगर हुकूमत में नहीं आ सकी तो जो हिज़्ब इक़्तिदार है वो आपको वजारत का लालच देती है, तो आप लोटा बनते हुए या हॉर्स ट्रेडिंग होते हुए या कोई पैसों का या और किसी तरह का मफाद आपको उसका लालच दे के तो वो खरीद लेते थे, आप उधर से जाके मिनिस्टर बन जाते थे। तो वो बात खत्म की गई थी इस आर्टिकल के जरिए और यही होता है पूरी दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिस मौजूद है। तो फ्लोर क्रॉसिंग को कतन तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस आर्टिकल को सिरे से खत्म कर सकती है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले वाला मौजूद था। लेकिन ये इख्तियार किसका है, सवाल ये पैदा होता है, ये इख्तियार है मकन्ना का, आपकी लेजिस्लेचर का, आपके पार्लियामेंट का। नॉट पावर इज नॉट वेस्टेड विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर अदलिया कानून साजी शुरू कर देगी तो फिर पार्लियामेंट को तो बंद हो जाना चाहिए। और खालिद साहब ये भी बताइएगा कि अब ये जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसका इम्पैक्ट जो कानून साजी होने जा रही है उस पर क्या होगा? क्या अब आसान अल्फाज में ये समझा जाए कि जो अपोजिशन के अरकान हैं असम्बली के वो इस कानून साजी के हक में वोट दे सकते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर? जी वोट दे सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें सजा यही है कि वो डिसीट हो जाएंगे। वोट देने की सूरत में वो अपनी सीट से आप दो बैठेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम खबर से नाज़रीन आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नज़रसानी केस का फैसला सुना दिया, जिसमें नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई और सुप्रीम कोर्ट का इस केस में फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैसला सुनाते हुए बताया कि नज़रसानी अपील मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है, इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये केस सुना। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल थे। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा थे। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आज अखबार में आईनी तरमीम की खबरें लगी हैं। आर्टिकल 63 नज़रसानी केस आईनी तरमीम से जुड़ा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की उम्र की हद भी बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अली ज़फ़र को आईनी तरमीम के जिक्र से रोक दिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें आईनी तरमीम का कुछ पता नहीं है, ना उस पर बात करेंगे। अदालती मुअव्विन ने अपनी बात जारी रखी कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी। आपको पता है कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए आप रोक रहे हैं। मैं चंद सेकंड मज़ीद बात करना चाहता हूँ और आप रोक देते हैं। चीफ जस्टिस ने तंबीह की कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप फैसले से पहले तौहीन-आमेज़ बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुकालमा करते हुए मज़ीद कहा कि कल आपने अदालत में एक तरीका अपनाया, आज दूसरा तरीका अपना रहे हैं। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप भी हमारी इज़्ज़त करें। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया
कि आज भी अखबार की सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। ये सुनकर चीफ जस्टिस बोले कि हमें इस बात का इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम फैसला सुना दिया है और आर्टिकल 63 ऐसे मुतालिक फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए किया गया था। मजीद सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच मुनहरिफ अरकान समेत से मुतालिक आर्टिकल 63 नज़रसानी अपीलों पर समाअत कर रहा था। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, जबकि इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मज़हर आलम भी शामिल थे। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने से इनकार किया था। उस पर जजेस कमेटी ने नया बेंच तश्कील दे दिया था।